हर कोई ये समझ रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने ठान लिया है कि हमें ईरान को नस्त नाबूद कर देना है। भले ही सभ्यता खत्म ना करें, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब कर देंगे। ईरान को ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो ईरान की समझदारी किस में है कि आप डटे रहिए, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते वाले मोड में रहिए, या फिर चलो अभी फ़िलहाल कुछ बातचीत करके उनको उलझा लो, अपने आप को और थोड़ा मजबूत कर लो, या फिर शायद बातचीत बन जाए तो और बढ़िया होगा। ऐसा ईरान क्यों नहीं कर सकता है? देखिए, ईरान ये इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ईरान इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा है। वो आगे उसको ये इकोनॉमिकली उससे बेनिफिट भी करना चाहता है। अब अभी आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते एक ओमान और ईरान का प्रोटोकॉल भी आपस में डिस्कस हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। दूसरी ये चीज है कि ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है ईरान के लिए, क्योंकि ये यूएस और इसराइल को ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम इसराइल को एक रीजन का सुपर पावर बनाना चाहते हैं, और ये ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे हैं। लेबनान में आपने देखा पिछले दिनों सब लोग ईरान की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन लेबनान में जो हो रहा है, साउथ लेबनान पूरा उन्होंने खाली कर दिया। तो जब ये ग्रेटर इसराइल एक्सपैंड होएगा, वो लेबनान भी खा जाएगा, दूसरे गल्फ स्टेट्स भी खा जाएगा। तो अभी गल्फ स्टेट्स के अंदर भी ये चीज हो रही है कि ठीक है, अभी तो ईरान और अमेरिका का हो रहा है और गल्फ स्टेट्स ईरान से नाखुश है, लेकिन ईरान अगर मान लीजिए खत्म हो जाता है तो गल्फ स्टेट्स को इजराइल से डील करना पड़ेगा, जो यूएस उसको अनलिमिटेड सपोर्ट देता है। तो अभी एक किस्म की ये थिंकिंग चल रही है वहां कि भाई ईरान से कुछ थ्रेट तो था नहीं अमेरिका को, ये एक फर्जी थ्रेट बनाया गया और उससे एक इलीगल जंग चढ़ी गई। आपने देखा जिस तरह से ट्रम्प बात कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों उन्होंने जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनके बारे में बहुत ही गलत अल्फाज में उनको क्रिटिसाइज किया, और उन्हीं के प्रोग्राम के अंदर। तो उसके बाद ये सऊदी अरेबिया में सारे अवाम में, और आप उनके अगर सोशल मीडिया पोस्ट देखें, ट्रम्प के खिलाफ में लोग हो गए हैं। और उसका नेट रिजल्ट ये रहा कि पिछले दिनों जब ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की मिडिल ईस्टर्न टूर पे गए, जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल था, तो 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट उन्होंने साइन कर दिया। इससे क्या जाहिर होता है कि जो अमेरिका का एक स्ट्रक्चर था, जो वर्ल्ड वॉर टू से एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो थी, वो धीरे धीरे उसकी साख कम हो रही है। तो ईरान ये बात भी जानता है कि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर रहेगा मिडिल ईस्ट में। हालांकि ये सब वॉर में जीत रहा है, ये सब कुछ है, लेकिन आप देखिए रशिया और चाइना एक लॉन्ग गेम खेल रहे हैं, खामोशी से वेट कर रहे हैं ताकि ये डिस्क्रेडिट हो जाए तो ऑटोमेटिक ये गल्फ से भाग जाएगा। तभी तो है देन द एरिना विल बी ओपन फॉर कंपटीशन बिटवीन अस, तो इस बिटवीन द अदर प्लेयर्स। तो अभी ईरान इसलिए नहीं मानेगा। देखिए, ईरान जैसे ही मानेगा वो पिछले से पीछे से उसको फिर से और हमला करेंगे। सो मेरे जहां तक ये है, जब तक ईरान की जो मजबूत शर्तें हैं वो नहीं मानेंगे, तो ईरान के हित में नहीं है कि वो 45 डेज सीज फायर या किसी किस्म का सीज फायर एक्सेप्ट। हालांकि हालांकि ईरान की जो शर्तें हैं उसमें पहले ईरान कह रहा था, नयन रजा साहब, कि हमें आप जो भी वॉर में हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करिए। एक शर्त ये भी छन के आ रही थी, लेकिन अब ये कह रहा है कि भरपाई आप मत करिए, हम जी वहाँ से एक फ़ी लगा देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो शिप वहाँ से गुजरेगा उस फ़ी का हम इस्तेमाल अपने लिए करेंगे और दूसरे देश को वहाँ पे बांट भी देंगे उसकी हिस्सेदारी। तो ठीक है, इसमें अमेरिका का क्या जाता है? ऐसा क्यों नहीं मान सकता अमेरिका? और ये कह रहा है कि आप फिर हम पर हमला नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे हमला, ये अमेरिका क्यों नहीं मान सकता? जब ये तय हो गया कि हम भाई परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, ये खुद मान रहे हैं ट्रंप की वहां पे सत्ता परिवर्तन एक तरीके से हो चुका है, तो मान लीजिए दोनों बातों को, क्या इसमें दिक्कत है? लक्ष्मण, पहले तो मैंने अभी न्यूज चेक करी, अच्छी खबर यह है व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स के प्रयोग करने का नहीं सोच रहे हैं। ये खबर गलत है। तो व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान आ जाए जो एक अच्छा डेवलपमेंट है। चलिए, और कहीं ना कहीं ये सद्बुद्धि आया तो कम से कम लगता है हम लोग का शो व्हाइट हाउस वाले देख रहे थे। हाँ, तो अच्छा, दूसरी बात ये भी संकेत देता है कि कहीं ना कहीं बातचीत इसका मतलब हो रही है। जिस तरह का बयान आने का मतलब है, क्योंकि जो बयान दिए गए थे वो बयान एक जो भी बातचीत हो रही थी उस पर दबाव डालने के लिए थे, ऐसा भी हो सकता है। अब आपका जो प्रश्न था देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो स्वेज कैनाल नहीं है, ना वो पनामा कैनाल है। वो एक नेचुरल टेरिटरी है
और उसके ऊपर जितना ईरान का हक है, उतना सऊदी अरब का है, उतना ही कुवैत का है, उतना ही और देशों का भी है। तो उसको अगर आप ये मान लेते हैं ईरान की बात कि ठीक है आप इस पर टोल लगा दें, पहले तो $2 मिलियन पर शिप बहुत ज्यादा है ना। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको मान लेते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो नेचुरल जो एक लेन बनी हुई है, एक गल्फ बनी हुई है, आपने उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। कल को सिंगापुर में भी होगा, परसों पूरी दुनिया में ये शुरू हो जाएगा। तो उसको तो बिल्कुल माना नहीं जा सकता। मुझे ऐसा लगता है ईरान जो ये सब कुछ कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है जिसको बोलते हैं बार्गेनिंग चिप, कि जो बातचीत है उसके अंदर ऐसी बातों को लेकर के आओ जिसमें जो है, जिससे मानने में उनको दिक्कत भी हो और समय भी लगे, जिससे वो जो असली बात चाहते हैं, असली ईरान को एक ही चीज चाहिए, इस बात की गारंटी कि जो उनको निशाने पर रखा जा रहा है, जो ग्रेटर इजराइल बनाने की बातचीत हो रही है, जो पूरा इलाका मध्य पूर्व जो है वो ईरान को, इजराइल को हैंड ओवर करने की बात है कि भाई इस इलाके के हेजिमोन आप हैं, दादा आप हैं, ईरान भी कहीं ना कहीं जाकर के सबसर्वियंट हो जाए इजराइल का, उसको हम नहीं मानेंगे। एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर कोई मार्चे सीज फायर होती है या कोई भी समझौता होता है, एक बात तो उसकी फिर तय है, उसके बाद जो ईरान निकल करके आएगा 5-7 साल में उस इलाके का सबसे ताकतवर मुल्क ईरान बन जाएगा फिर, क्योंकि ईरान में आबादी भी है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और उनका साइज भी है जो और किसी देश का वहां नहीं है। सऊदी अरब की इतनी आबादी नहीं है और ईरान बड़ा स्मार्ट कंट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब जब मैं जानता हूं तो इजराइल भी जानता है। देखिए इस युद्ध के अंदर जो पायलट है, पायलट इजराइल है, लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है, लेकिन जो कॉकपिट है वो इजराइल के अंदर है। ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कही। ऐसे में जो बाकी के देश हैं, जो इनके ईरान के आसपास के जो देश हैं जिसको खाड़ी के देश कहते हैं, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, इनका रुख क्या रहेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा भुगतभोगी तो वही हैं। देखिए जो खाड़ी के देश हैं, हाँ भुगतभोगी इसलिए हैं कि गलतियां उन्होंने की है। देखिए 1971 में पहली बार ये हुआ कि जो आपका डॉलर है उसको हम गोल्ड से हटाएंगे। 74 में पेट्रो डॉलर की कॉन्सेप्ट आई, सऊदी अरेबिया ने किया और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी, आप हमारे को सिक्योरिटी देंगे और दूसरा हम अमेरिका में जहाँ भी जाते हैं आप जा कर के निवेश कर सकते हैं खुली तौर पे, और ट्रेजरी बॉन्ड उन्होंने खरीदना शुरू किया। उसी के देखा देखी जो G7 के देश हैं, GCC जो देशेस हैं, गल्फ के जो कंट्रीज़ हैं, खास करके आप देखिए ऊपर से लीजिए, यदि कुवैत से लेते हैं, बहरीन, कतार, UAE, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, ओमान, ये सारे ने वहाँ पर नेवल बेस दिए, अदर देन ओमान ने नहीं दिया है उनको नेवल बेस, बट सब ने इनको नेवल बेस दिया हुआ है। तो नेवल बेस यदि आप देंगे, क्योंकि ये तो उन्होंने, इनको तो कोई अमेरिका नहीं बोला था आप आ जाइए, उन्होंने देखा देखी की है। तो वो खतरा किसके लिए नेवल बेस बनाए हैं वो। और वहाँ पर जो 5th फ्लीट है जो बहरीन में रहती है, उसका टास्क, ऑपरेशनल टास्क सेंट्रल कमांड के अंदर है, टू कीप द पर्शियन गल्फ ओपन। तो सबसे बड़ी यदि किसी की ऑपरेशनल फेलियर है तो 5th फ्लीट सेंट्रल कमांड का है, वो तो अभी बंद हो चुका है ना। तो देखिए इनको भी समझना पड़ेगा, ये एक गारंटी लेना चाहते हैं ना। अभी वहाँ पर टोटल 19 उनके ये हैं मिलिट्री बेसेस हैं, जिसमें कि आप ये देखिएगा 8 जो हैं कि जिन देशों में हैं वो बड़े बेसेस हैं। ये इतनी बड़े बेसेस हैं जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते। अमेरिका में भी ऐसे बेसेस नहीं हैं। अमेरिका के 200 से भी ज़्यादा बेसेस हैं वर्ल्ड ओवर। सबसे तगड़ा बेस, इंक्लूडिंग जो जापान में है ओकिनावा में, उससे भी तगड़ा है, साउथ कोरिया से भी तगड़े बेसेस हैं ये। तो आपने किसके लिए किया है ये? कौन आपको थ्रेट है? थ्रेट तो उनको यही लग रहा था कि ईरान में, और उनके थ्रेट परसेप्शन में एक और है, क्योंकि ईरान में कैस्पियन सी से लगता हुआ रशिया है और ये प्रूवन है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है जिसको वो चैलेंज करना चाहते हैं। मगर अब आज वो थ्रेट परसेप्शन के कारण नहीं है, मिलिट्री कंसिडरेशन है ही नहीं। ये पूरा का पूरा जो पेट्रो डॉलर की लड़ाई है और उसको चैलेंज कर रहा है। तनेजा साहब ने एक बड़ी बात बताई कि ब्रिक्स देश का भी तो ये है ना कि एक करेंसी में हम व्यापार करेंगे। यदि चाइना उनसे तेल रहा था, युआन में लेता है ना, 90% युआन में। तो किसको, ये पूरी की पूरी जो गेम है पेट्रो डॉलर की गेम है, ये पूरा का पूरा जो गेम है। और इसमें ईरान, देखिए किसी ने कहा कि इजराइल पायलट है, मैं मानता हूँ पायलट आज है, मगर इजराइल का एक बीबी फाइल्स भी अभी चल रही है बड़ा, इसमें यदि आप देखेंगे इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को जब हुआ, नेतन्याहू साहब, इसके पहले बीबी फाइल यही कहता है, हमास को उन्होंने पैसा दिया था कतार के थ्रू,
उनको पनपने दिया था कि जो वहाँ पर फ़लस्तीन है वो ख़त्म हो और वेस्ट बैंक में हो, गलत। और आज उसी के ऊपर में है बीबी फाइल्स, और क्या है वो। देखिए प्रॉब्लम है, ठीक है, आज के दिन में वो चाहे गोलान हाइट में बढ़ जाएं, चाहे वो लीबिया में उधर चले जाएं, लेबनान में चले जाएं, वो लथानी रिवर तक 28 किलोमीटर साउथ लेबनान की बात कर रहे हैं, पर बात वहाँ तक उनकी है बस। पर बात आज है जब उन्होंने वेनेजुएला में किया, पहली बार जब आए थे, अब याद करिए जून में, तो वो उन्होंने जो मिडनाइट हैमर स्ट्राइक की थी, हाँ उन्होंने इजराइल के कहने पे कह दिया कि चलो हम टोकनिज्म कर देते हैं, उन्होंने मारा, शायद ख़त्म हो जाएगा इस्फहान में, नतान में, ये सब जो किया था मिडनाइट, एक दिन का ऑपरेशन था, और उसको उन्होंने परमिट किया, ईरान को, अमेरिका ने परमिट किया था कि आप हिट कर दीजिए हमारे बेस को, उन्होंने किया था कतर के बेस को, और एक मिसाइल मारी या 2 मिसाइल मारी, उसके बाद खत्म हो गई पूरी कहानी। लेकिन तो लगा कि शायद इन सब के बाद जो लेकिन अब जिस तरीके से सेटलमेंट एक सेकंड लास्ट बताऊंगा, हाँ नहीं, जो चीज लास्ट में हुई ना वेनेजुएला में, जब इन्होंने किया ना मादुरो के साथ, तो इनको लगा कि बस, और उसको भजाया है नीतियों से, ये मैं मानता हूं कि हाँ यहां पर भी हो सकता है, जस्ट आप कर लीजिए। और उसमें मोसाद है, CIA है, जो फर्स्ट डे का ऑपरेशन है 28 का, आप देखिएगा उस दिन जब इतने लोगों को मारा, सुप्रीम लीडर को 45, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन, इट इज अ वेरी ग्रेट सक्सेस मिलिटरली। वो मानवता के लिए क्या है मैं नहीं कहता, मिलिटरली इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। 200 एयरक्राफ्ट, 200 टारगेट्स, एक दिन में 45। बट उसके बाद तो पूरी जो ईरान खड़ा हुआ है, और ये ईरान का खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दुनिया जो ग्लोबल ऑर्डर इमर्ज आउट होगी ना, वो बदल जाएगी, एकदम बदल जाएगी। और बदलने में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है बदलाव जो देखने को मिलेगा प्रोफेसर सचदेवा साहब, वो है कि गल्फ कंट्रीज में जो अब तक सिक्योरिटी के नाम पे अमेरिका पे निर्भर रहते थे, वो नहीं रहेंगे। पेट्रो डॉलर की जो बात अभी कर रहे थे के सिन्हा साहब, वो शायद उस हद तक नहीं रहेगा, कमजोर होता जाएगा। ईरान भी कह रहा है जब आप रुपया में ट्रेड करिए, बाकी देश भी ये निर्भरता कम करेंगे, तो एक बड़ा और वर्ल्ड ऑर्डर चेंज इस पर्सपेक्टिव से भी होता देखेंगे, क्यों? नहीं, मुझे लगता है ये जो सारे खाड़ी के देश हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी दुविधा है, और सबसे बड़ा लॉस इस पूरी युद्ध के बाद उन्हीं को होने वाला है, किसी भी तरह से, चाहे इसका जो भी परिणाम निकले। अगर इसके अंदर ईरान मजबूत होकर निकलता है तब भी उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसके बाद इजराइल उस पूरे इलाके का दादा बनता है तब भी उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर पूरा ईरान वहां पे पूरा कोलैप्स करता है, उसका भी उनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उस कोलैप्स के बाद उसके जो परिणाम होंगे सोशल, पॉलिटिकल और दूसरे पूरा रेफ्यूजी पलायन और वो सब कुछ होने वाला है, उसका भी उनको। तो इस पूरे इस युद्ध के बाद जो भी उसका कोई परिणाम निकले, मुझे लगता है जो खाड़ी के जितने सारे देश हैं वहां पे, उनका इसका कोई ना इसको उसका कोई फायदा उसके अंदर नहीं है, नुकसान ही है। और उसके बाद जो है वो एक पूरा, ये भी बात सही है कि अगर ईरान इसके अंदर उभरता है तो पूरा एकदम पूरा नया उसका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वहां पे बनेगा, और उसका परिणाम सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया का जो पूरा ट्रांजिशन हो रहा है ग्लोबल ऑर्डर का, उसके अंदर भी उसका इम्पैक्ट बहुत तेजी से आएगा, उसी टाइम उसका दिखने वाला है। और अगर यहाँ पे वो उसको काफी कमजोर कर देते हैं ईरान को, तो उसका असर भी नजर आएगा। लेकिन खाड़ी के देशों का इसके अंदर नुकसान ही है, कोई किसी भी तरह से आप देखें कोई फायदा उनका मुझे नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यह है कि अभी तक हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस बीच कई सारे डेवलपमेंट धीरे धीरे छन के आ रहे हैं। और सबसे ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि ये अभी सूत्रों के हवाले से आ रही है अलग अलग रिपोर्ट कि शायद बातचीत कुछ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस स्तर पर अभी कुछ घंटे पहले के सोशल मीडिया पे उनका बयान जो ट्रम्प का आया था, लोगों को बड़ी दहशत सी हो गई थी, भले उससे कोई प्रभावित हो या ना हो, कि पता नहीं सभ्यता खत्म करने का मतलब कहीं परमाणु हथियार का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। लेकिन शायद कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि शायद सबको सद्बुद्धि दे और इस स्तर तक युद्ध ना पहुंचे। और